हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, नितिन सिंघानिया की ये जो बुक है नई वाली फोर्थ एडिशन, इससे हम लोग एक नए चैप्टर को देखते हैं जो कि अभी तक किसी भी प्रीवियस एडिशन में गिवन नहीं था। और चैप्टर है हमारा स्किल डेवलपमेंट। देखो, स्किल डेवलपमेंट जो है ना, अगर आप इसका आस्पेक्ट अगर अच्छे से समझने की कोशिश करो तो स्किल डेवलपमेंट की वजह से एक इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉपुलेशन के ऊपर पड़ता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉपुलेशन के ऊपर पड़ता है, यानी कि कुल मिलाकर उसका जो असर है वो सिविलियंस के ऊपर पड़ता है। ठीक है, सिटीजन्स के ऊपर पड़ता है, कुछ भी कह लो। लेकिन किस वे में पड़ता है, हाउ स्किल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट करता है सिविलियंस की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। क्योंकि अगर जो जनसंख्या है उसको हम लोग जो तीन बेसिक एस्पेक्ट्स हैं ज़िंदगी बिताने के और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर करने के लिए, वो हैं एक तो फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग। इससे क्या है, पर्सन की सांसें चलना जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी कि एटलीस्ट पर्सन जो है वो सांस ले रहा है, जी पा रहा है, उसके पास तन को ढांकने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है और गुजारा करने के लिए सर के ऊपर एक छत है। फिर चाहे वो किसी रूरल एरिया में एक पर्सन का खुद का मकान हो या फिर शहरों में वो कहीं पर किसी किराए के मकान में रहेगा, छत है, लेकिन छत इंश्योर कर पा रहा है। इससे जीने का एक बेसिक साधन के सांसें चलती रहेंगी वो सुनिश्चित हो पाएगा। अगर हम इन्हीं तीन कंपोनेंट्स के अंदर दो कंपोनेंट को और ऐड कर दें, एजुकेशन और हेल्थ, तो पर्सन जो है जिंदगी के और भी पहलू में और भी एस्पेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इन टर्म्स ऑफ कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, देश में अलग अलग जो सिटीजन्स हैं, डेथ रेशियो बर्थ रेशियो के बीच में एक कंपैटिबिलिटी आ जाएगी। कोई भी एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा आबादी का, क्योंकि बहुत बढ़ना भी अच्छा नहीं है लेकिन उसका मरना भी एक अच्छा संकेत नहीं है। हेल्थ सबकी अच्छी होगी तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होगा। और एजुकेशन की मदद से जो पर्सन है फिर वो जॉब सिक्योर कर पाएगा। बेसिकली वो केपेबल हो जाएगा, जॉब का मतलब क्या है, वो बेसिकली केपेबल हो जाएगा टू अर्न अ लिविंग। वो केपेबल हो जाएगा टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, लेकिन अगर पर्सन को एजुकेट करा जाए, एजुकेशन एक आखिरी कंपोनेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू बेसिक कंडीशंस ऑफ लाइफ प्लस इंश्योरिंग द वेलफेयर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन, उसका आखिरी एस्पेक्ट होता है एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन से पर्सन के अंदर कभी भी गारंटी नहीं है कि स्किल आ पाएगी। स्किल का कंपोनेंट एजुकेशन के साथ इनकॉर्पोरेट जरूर करा जा सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शिक्षा एक पर्सन को स्किल दे देगी। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इस बात के ऊपर भी है कि देखो, जो डिग्री और जो नॉलेज होती है ना, पर्सन के पास जो भी डिग्री या नॉलेज होती है उसकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन इस बात के ऊपर होती है कि वो पर्सन को स्किल्ड बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती है।
पर्सन के जॉब प्रोफाइल के अंदर, उसकी सैलरी के अंदर उसकी डिग्री या उसकी नॉलेज बोलती है, लेकिन वो नॉलेज प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में उसको स्किल्ड बनाएगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो यानी कि सबसे पहले तो हमारे बेसिक लेवल पर अगर एक हम अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन दें, तो एजुकेशन के अंदर स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और ये जो मैं चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था, डिग्री या नॉलेज की लिमिटेशन है कि पर्सन को स्किल्ड ही बना पाती है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर लाइफ के प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस को देखते हुए आपकी स्किल ये होती है जो आपको हर सिचुएशन में काम आती है। डिग्री और नॉलेज आपको एक हद तक काम आएगी, लेकिन स्किल डेवलपमेंट आपके जीवन के सारे पहलू को ठीक करेगी। आप डॉक्टर हो ना, एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट हो, नीट में आपकी रैंक 1 आई हो, उससे जरूरी नहीं है कि घर में आप अपनी ट्यूबलाइट चेंज करना भी जानते हो। अगर एकदम से स्पार्किंग होने लग गई, मीटर में ब्लास्ट हो गया, कोई जनरेटर फट गया, इन्वर्टर फट गया, आपकी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी वहीं पर। एक स्किल्ड पर्सन जो होता है ना, वो लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स के अंदर डीलिंग कर सकता है, क्योंकि रियल जिंदगी स्किल्स के बेसिस पर चलती है, ना कि डिग्री या नॉलेज के बेसिस पर। चलो डॉक्टर की बात कर लेते हैं। डॉक्टर का दायरा हम चेंज क्यों करें, डॉक्टर को हम लोग क्यों इलेक्ट्रिशियन बना रहे हैं अपने एग्जांपल के अंदर। डॉक्टर को चलो हॉस्पिटल में ही रखते हैं, लेकिन क्या 5 साल के अंदर अंदर जब ये पूरा कोर्स चलता है किसी भी एक डॉक्टर का, एक डेंटिस्ट का, एक 4 साल का इंजीनियर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जब भी इन लोगों की पढ़ाइयां चल रही होती हैं, या हमें ही देख लो, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब तक हमारी पढ़ाई चल रही है हमारे पास सिर्फ डिग्री और नॉलेज आ सकती है। इन सारी फील्ड से डिग्री और नॉलेज आ सकती है, लेकिन स्किल्स आ जाएंगी उस किताबी ज्ञान से, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ऐसा जरूरी तो छोड़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली बात है। इसलिए आप अगर मेडिकल की फील्ड को देखो, जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है टाइम टू टाइम स्किल्स के माध्यम से उसका एक्सपेरिमेंटेशन भी चलता है। लाइक आगे चलकर किसी भी डॉक्टर को किसी का भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है अपने फ्यूचर करियर के अंदर। अब एकदम से डेड बॉडी तो नहीं दे देंगे कि लो कुछ टूल्स लो, स्क्रेपल्स लो और इसको काटो, इसकी स्किनिंग करो। शुरुआत होती है, अगर आपको पता हो ये वाली बात, आज में आप तो जानते ही होंगे, फ्रॉक से शुरुआत होती है, मिडक से जो सिखाया जाता है, फ्रॉक की बॉडी पर एक्सपेरिमेंटेशन करवाई जाती है। मतलब कुल मिलाकर स्किल डेवलपमेंट की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्सन जो है वो मेंटल लेवल पर किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस को अगर हम लोग देखें तो हो सकता है उसके बावजूद भी वो पर्सन अनस्किल्ड हो। और पॉपुलेशन को सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉलेज की पॉपुलेशन के अंदर मेंटल एब्जॉर्प्शन हो, पढ़ाई लिखाई की मेंटल एब्जॉर्प्शन हो। वो पॉपुलेशन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में भी, मतलब उनके पास स्किल्स हो जिनके माध्यम से अगर कल को पर्सन जॉब चेंज कर रहा है, पर्सन अपनी फील्ड चेंज कर रहा है, अपना प्रोफेशन चेंज कर रहा है, अगर उसको भरोसा है कि उसके पास उस नई फील्ड में जाने के लिए स्किल है, उस नई जगह पर जाने के लिए स्किल है, तो वो हामियां भरे, तब तो वो लाइफ में एक स्टेप भी ले सकता है। लेकिन अनस्किल्ड पर्सन बेसिकली एक पॉपुलेशन ग्रोथ कह रहा हूं, नेशनल ग्रोथ में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो 100 बातों की एक बात है वो यही है कि स्किल डेवलपमेंट एक चीज इंश्योर करती है पॉपुलेशन का, और वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंडियन पर्सपेक्टिव से तो मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल रिपोर्ट्स और डेटा को देखेंगे
विद रिगार्ड टू स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। एक बात और, स्किल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में सबसे ज्यादा जो स्किल होनी चाहिए, जो इंश्योर करी जानी चाहिए और होनी भी चाहिए, वो होनी चाहिए सबसे ज्यादा कौन सी पॉपुलेशन में, किस तरह की पॉपुलेशन में? यूथ में। ठीक है, क्योंकि आगे जाकर इकोनॉमी की जो गाड़ी है, जो गति है, वो इन्हीं के हाथ में होने वाली है। जिस तरीके से यूथ आज काम करेंगे, वही जाकर आगे इकोनॉमी की पहचान बनेगी। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट कुल मिलाकर, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के एलिमेंट को मैं मिला दूं और ये यूथ वाले एस्पेक्ट को मैं ले आऊं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक चीज़ को देखने के लिए, और वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इंडिया के पास एक डेमोग्राफिक एडवांटेज है। क्या डेमोग्राफिक एडवांटेज है? जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की अभी मैं बात कर रहा था, भारत के पास करेंटली उसका उसका पॉपुलेशन ट्रेंड, उसका पॉपुलेशन ट्रेंड टिल 2050 ये कैसा रहने वाला है? ये भारत के लिए रहने वाला है एस अटमोस्ट एडवांटेजियस। क्यों? क्या रीजन है इसका? नीचे और रीजन पर भारत के पास एक यूनिक डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज है, जिसमें आबादी हमारी कुछ ऐसी है कि 50% से भी ज़्यादा आबादी जो हमारी है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट है। और सोशियोलॉजी में मैंने आपको कवर करवाया हुआ है, इनफैक्ट ये वाली बात मैंने इकोनॉमिक्स में भी, मैक्रोइकोनॉमिक्स में भी आपको कवर करवाई हुई है, लेकिन सोशियोलॉजी में तो मैंने आपको डेडिकेटेड चैप्टर कवर करवाया हुआ है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है? फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर? फिफ्टीन टू 59 ईयर्स। बाकी सारे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? बाकी सारे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? 15 से नीचे वाले और 59 से ऊपर वाले नॉन वर्किंग। यार रिवीजन नहीं करते तुम लोग अच्छे से। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से बताया था कि उनको कहा जाता है लायबिलिटी, लेकिन ये नेगेटिव कोनोटेशन नहीं है। लायबिलिटी इस प्रकार से, क्योंकि जो 14 से नीचे वाले हैं, आप रेडी रखो ना, आप रेडी रखो ना उनको इस चीज के लिए, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ अच्छी देते रहो। 15 के बाद उनको उनकी सेहत पे, उनकी शिक्षा पर, उनके मानसिक विकास पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। वो कभी भी पर्सन जो जिसका दिमाग विकसित हो चुका होता है 15 साल की उम्र तक, साइंस कहती है कि दिमाग का पूरी तरीके से विकास हो चुका होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल दिमाग अपनी अच्छी ब्रेन ग्रोथ अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर चुका होता है, तो वो पर्सन नहीं सोचेगा कि मेरे घर में तंगी चल रही है, मुझे माँ बाप ने कभी इस चीज़ की कमी रखी, उस चीज़ की कमी रखी, या फिर हमारी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है, जो भी नहीं कर सकती है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि शौक पूरे हो जाए, लेकिन बेसिक तरीके से एक पर्सन जो है वो एक मानसिक लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज की स्टेबिलिटी प्राप्त कर ले। देश सबसे पहले ये सुनिश्चित करे 5 चीजों से। पहले ये 3 ही चीजें होती थी, लेकिन इनसे सिर्फ सांस चल सकती है। ठीक है, इसके बाद पर्सन की समाज में इज्जत और खुद की जेब से पैसा खर्ची कम होना, ये एजुकेशन और हेल्थ के माध्यम से हो सकता है। इसके बाद पर्सन जो है इस इकोनॉमिक इंजन में फुल तरीके से अपनी मेहनत का पेट्रोल डालने के लिए रेडी है, और इकोनॉमी में जो विंग्स हैं वो लगाने को तैयार है। ये बनेगा प्रोडक्टिव एसेट ऑफ द इकोनॉमी। 15 से कब तक काम करेगा? 59 तक काम करेगा।
उसके बाद दोबारा बन जाएगा लायबिलिटी। लेकिन इसको अगेन लायबिलिटी कहना, जो 15 से कम जब में ये पर्सन था या थी, उनको लायबिलिटी कहना ये गलत बात होगी, क्योंकि अभी वो इकोनॉमी के प्रोडक्टिव इंजन में पेट्रोल बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। 15 से 59 में क्या है, वो रज कर काम कर रहे हैं, दबाकर काम कर रहे हैं। और 59 के बाद दोबारा लायबिलिटी क्यों है? उन्होंने इकोनॉमी में अपना शरीर, अपना कमर, अपना पसीना जो बहाया है और जो तुड़वाया है शरीर को, उसके बाद अब ये इकोनॉमी की जिम्मेदारी है कि उनको बैठे बैठे खाने को मिले और मरते दम तक एक बेसिक इतनी इनकम मिलती रहे अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार, अपने इन्वेस्टमेंट के अनुसार, अपने कंट्रीब्यूशन के अनुसार, अपनी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के अनुसार, अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग करने के अनुसार, के अर्थी पर जाने से पहले या जाने तक या शमशान घाट में जलने तक वो पर्सन को बेसिक एस्पेक्ट में किसी भी चीज की कमी ना हो। ये एक डेफिनेशन होती है अच्छे देश की। जब भी आपको देखना एक देश अच्छा कैसा है, सारे पैरामीटर हटाकर आप अगर वर्किंग एज ग्रुप, उससे पहले जो लायबिलिटी ग्रुप है, उसके साथ क्या हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, फिर दोबारा जो 59 के बाद जाकर ये लायबिलिटी ग्रुप बन रहा है, उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा है मरते दम तक, जब तक वो एक शमशान घाट पर नहीं जाते, उनकी चिता नहीं जल जाती है, क्या इकोनॉमी ने उनकी पोटेंशियल को रियलाइज करा? ये जिंदगी भर कमर तोड़वाने के बावजूद भी क्या देश उनको इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, गरीबी इन्हीं में रख पाया? ये सब चीजें हैं। अब इसके साथ यहां पर ना, मैंने आपको सोशियोलॉजी के अंदर बताया था, अगर आपको याद हो, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी आता है। जब मैंने 12th क्लास की आपको सोसाइटी की बुक्स कवर करवाई थी, पूरा जीएस पेपर 1 का सोशियोलॉजी का पेपर कंप्लीट करवाया था, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी आता है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट कैसे? ये जो ग्रुप आगे जाकर लायबिलिटी के दायरे के अंदर आएगा, अगेन मैं बता रहा हूं कि लायबिलिटी 15 से कम वाली और 59 से ऊपर वाली कोई नेगेटिव कोनोटेशन का कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, वर्डिंग्स नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है, यहां पर पॉलिटिकल एस्पेक्ट कैसे आता है कि जो लोग अब बूढ़े हो गए, जिनके शरीर में अब जान नहीं रही है, तो देश जो है ऐसा पॉलिटिकल व्यवस्था, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था का आयोजन करे, या उसकी नींव ऐसी रखे कि कल को ऐसा ना हो कि बच्चे माँ बाप को घरों से बाहर निकाल दें, और जितनी उनकी जमा पूंजी है वो बेटा रख ले या फिर जो आई हुई बहू है वो हड़प ले। ठीक है, उसके लिए अब एक रीसेंट कुछ सालों पहले, लगभग हाफ डिकेड पहले, 5 साल पहले, एक प्रावधान आया कि कल को अगर माँ बाप की प्रॉपर्टी, बूढ़े माँ बाप की प्रॉपर्टी, कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लिया और ऐसा भी चलने लगा है कि कल को अगर बूढ़े माँ बाप की प्रॉपर्टी अगर बेटे या बहू के नाम हो भी जाती है, लेकिन अगर उनको अच्छे से नहीं रखा जाता है, उनको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है, अगेन वो जाकर इस चीज को कोर्ट में पेश कर सकते हैं और दोबारा अपने फेवर में उस घर के प्रॉपर्टी के पेपर को बनवा सकते हैं। अब प्रॉपर्टी के पेपर बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स नहीं रह गए कि उन्होंने किसी के नाम कर दी तो वो उसी पर्सन के नाम हो गई, बेटे या बहू के, वो वापस अपने नाम पर उसको करवा सकते हैं और ये वाला काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये वाली बात शायद आपको पता नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। वैसे होता क्या है, जनरली आप किसी के नाम पर रजिस्ट्री करवा दो, फिर आपको इस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन अगर माँ बाप ने बोला कि बहू और बेटे मुझे अच्छे से नहीं रख रहे, और मैंने जीते जी इनकी प्रॉपर्टी नाम कर दी थी, जब तक मैंने इनके नाम नहीं करी तब तक इन लोगों ने मुझे सड़कों पर रखा, अब ये सड़कों पर रख रहे हैं मुझे। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, एक्सवाइजेड कोई भी दिक्कत है, वो वापस अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं बहू और बेटी से, बहू और बेटे से या बेटी से जो भी है, और लात मार के उनको घर से बाहर निकाल सकते हैं। बट दिस एडवांटेज कैन बी हार्नेस्ड ओनली व्हेन ह्यूमन कैपिटल इज इंप्रूव्ड, और इसलिए इतना कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी था। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड तब तक अचीव नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया, यूथ के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब तक ना करी जाए और ह्यूमन और डेमोग्राफिक डिविडेंड के पोटेंशियल को रियलाइज ना करा जाए, मेंटली नॉलेज को एब्जॉर्ब करना है, प्रैक्टिकली पॉपुलेशन को स्किल देनी है। जब वो 1 से लेकर 14 साल तक की वर्किंग एज पॉपुलेशन के पार्टी बन रहा है देश में, कोई भी जो लड़का लड़की है, वो उनको फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब कुछ इंश्योर करना है, उनको केपेबल बनाना है टू अर्न अ लिविंग। उसके बाद उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होनी चाहिए, और इन सब 3 चीजें से, जो थ्री बेसिक एस्पेक्ट है, इससे तो सिर्फ सांसें इंश्योर हो सकती है। स्टैंडर्ड लिविंग बेसिक वाला स्टैंडर्ड लिविंग इंश्योर हो सकता है। एजुकेशन को प्राप्त करके, 5वें पेपर को प्राप्त करके पर्सन को जॉब मिलेगी, लेकिन इन सब चीजों में गारंटी नहीं कि पर्सन जो है वो स्किल्ड पॉपुलेशन का पार्ट बनेगा। उसके लिए हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अच्छे से निचोड़ना पड़ेगा और इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन को एक प्रोडक्टिव एसेट बनाना पड़ेगा,
ताकि वो एक इकोनॉमी के इंजन में अपनी मेहनत का पेट्रोल डाल सके और इकोनॉमी को स्पीडी तरीके से आगे लेकर जाए और अपनी कंट्री का स्टेटस फ्रॉम लीस्ट डेवलप कंट्री टू डेवलपिंग कंट्री अचीव करे, एंड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री ये रास्ता बनाए, ये मकसद बनाए, ये गोल बनाए, ये दिशा अपने लिए बनाए कि वो डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी वो कंट्री। और इसके लिए एक बहुत बड़ा पहलू होता है। अब तो आप क्योंकि गवर्नेंस को आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है एंड आई होप आपकी लर्निंग भी अच्छी चल रही है, उसके लिए जरूरी होता है कि आपके देश में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, आपके देश में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। तो जहां पर सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वहां पर किसी भी प्रकार की डिक्टेटोरियल या ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी नहीं है, तो ऐसा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस जगह पर ये सब चीजें बेटर तरीके से शुरू होगी। ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव यहां पर बात ऐड कर लेना, क्योंकि आप मेंस के आंसर लिखोगे सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से तो आप बेवकूफ लगोगे एग्जामिनर की नजरों में, क्योंकि आप भले ही इकोनॉमिक्स पढ़ते हो लेकिन इकोनॉमिक्स के आंसर सिर्फ इकोनॉमिक्स के दायरे के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कोई एक सिंगल बुक नहीं करा सकती, आपको होलिस्टिक अप्रोच खुद से बनानी पड़ती है। और यही एक रीजन है कि ऐसे राइटिंग तब तक पर्सन को नहीं करनी चाहिए जब तक उसकी औकात इतनी नहीं हो जाए यूपीएससी में कि वो सारे सब्जेक्ट्स को टिप्स पर जानता है, प्रीलिम्स और मेंस के। तो ह्यूमन कैपिटल का यहां पर मतलब क्या होता है? Human capital refers to increasing the knowledge, skill levels and capacity of the people of the country. अब ह्यूमन कैपिटल में ये सब चीजें पर्सन के बेसिक लाइफ में फॉर्म करी जा रही हैं, तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही हुआ ना। क्यों? नॉलेज देना, स्किल देना और कैपेसिटी जो है लोगों की मंजूर करना। क्या ये सारी बातें जो 3 वर्ड्स हैं मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको यहां डिफाइन नहीं कर दिया रिप्रेजेंटेशन के थ्रू? बताओ, क्या यहां पर मैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करवा रहा हूं? क्या इससे डेमोग्राफिक डिविडेंड के मैक्सिमम फायदे निचोड़ में आ रहे हैं देश को? है ना? अब देखो, तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। लेकिन आपको क्या लगता है ये वाला काम कौन सी पॉपुलेशन के साथ करा जाए तो ज्यादा अच्छे से देश जो है वो निखरेगा, वो आगे बढ़ेगा, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी पोटेंशियलिटीज इंक्रीज होगी? कब, किस पे मेहनत करी जाए? नॉलेज इंक्रीज करने की, स्किल लेवल इंक्रीज करने की, कैपेसिटी इंक्रीज करने की करी देखो किसी पर भी जा सकती है, लेकिन मैं आपसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मांग रहा हूं। वो किस केस में होंगे? यूथ में, ठीक है। तो ये चीज लिखना, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। आगे एक वर्ड लिख लेना, ब्रैकेट में ही लिखकर आना इसको, मींस में भी, स्पेशली यूथ। क्योंकि बुजुर्ग लोगों में अगर आप ये वाली मेहनत करोगे भी ना, बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं, बहुत सारे। आप कहोगे कि नहीं यार सारी पॉपुलेशन के पास इक्वल हक है, ये है वो है, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। 50 साल के इंसान को अगर तुम ये लिबर्टी दे रहे हो कि वो यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, वो ना ही ट्रेनिंग कर पाएगा, और ऐसा माना जाता है कि आप ये सोचते हो कि उम्र के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ तजुर्बा बढ़ता है, लेकिन उस तजुर्बे को एब्जॉर्ब करने के लिए ना आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी विल पावर, आपकी मनोदशा बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप आने वाले सालों के अंदर, जैसे जिंदगी में किसी के भी साल बढ़ते रहते हैं, ये साइकोलॉजी और साइंस दोनों प्रूव करते हैं, पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी बायस कम होता है, नेगेटिविटी बायसनेस ज्यादा बढ़ती है। जितनी बार आप लाइनें स्कूल में कहते थे ना, कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा, अब शायद से ही आफ्टर यू क्रॉस द एज ऑफ 25 ईयर्स शायद से लाइन आपको निकलती हो। आप हमेशा रोते गाते ही रहते हो हर बात को लेकर, क्योंकि आप किसी पॉजिटिविटी को एंजॉय कर ही नहीं सकते, और उसका रीजन यह कि नेगेटिविटी बायसनेस आपके अंदर बढ़ जाता है। ये वाली बातें मैं यहां क्यों कर रहा हूं? बिकॉज इस चैप्टर में आगे चलकर आपको डायमेंशन ऐड करना पड़ेगा
पर्सन की जिंदगी में फिलोसफी और साइकोलॉजी की भी बहुत अहम भूमिका होती है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दिस चैप्टर, अगर आप इस चैप्टर को सिर्फ आप इकोनॉमिक्स में देख रहे हो और आपकी नजरें इतनी छोटी हैं, इतनी वाहियात हैं कि आप इसको सिर्फ इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हो, तो भगवान ही जाने कि आपका क्या होगा मेंस आंसर राइटिंग में। तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली इंसान की कीमत को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इंसान के अंदर जो सोना छुपा हुआ है, जो चांदी छुपी हुई है, उसको निखार रहे हैं ताकि वो एक चमकता हीरा बने देश के लिए। वो सबसे पहले तो पर्सन को एजुकेशन तक, तो नॉलेज यहां पर जो है ना, देखो वैसे तो ठीक है, मैं एक डिफरेंस के लिए बता देता हूं आपको। एजुकेशन और नॉलेज में कोई डिफरेंस जानता है क्या होता है? नहीं, एजुकेशन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में होती है जहां पर आपको डिग्री मिलती है, जिसके लिए आप पैसे देते हो। नॉलेज सीख करने के लिए कभी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। नॉलेज सीख करने के लिए देयर इज नो किंतु परंतु। नॉलेज सीख करने के लिए यू नीड नॉट टू गो टू एनी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, या डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने क्या बताया, एक अगर कोई पर्सन है, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है मान लो, वो 4 साल गोल्ड मेडलिस्ट भी है ना, आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट भी, तब भी वो थकेला ही है पर्सन, वो किसी काम का नहीं है, वो मूर्ख है। वो जितना अच्छा काम गाड़ियों का एक मैकेनिक कर सकता है, जो कि आपके घर के पास में है, चेन ठीक करना, इंजन ऑयल बदलना, क्लच प्लेट बदलना, शॉकर्स ठीक करना, उतना कर लेगा वो आईआईटी से आया हुआ गोल्ड मेडलिस्ट 34 साल के बाद भी। क्यों? अभी तक उसने सिर्फ किताबी ज्ञान ग्रहण करा है, उसकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हुई है वहां पर। डॉक्टर्स के साथ लेकिन ये वाली लेवरेज ना रखी नहीं जाती है कि इतने टाइम तक उनको वेट करवाया जाए, इसलिए थोड़ा सा उनको ज्ञान दिया, फिर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, फिर उनको ज्ञान दिया, फिर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा, लगे रहो मुन्ना भाई, शायद से आप लोगों ने मूवी देखी हो संजय दत्त की, पहला वाला पार्ट। नहीं, मुन्ना भाई एमबीबीएस, सॉरी, लगे रहो तो दूसरा पार्ट है गांधी वाला। मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसकी थोड़े टाइम क्लासेस चलती हैं, फिर याद है वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके लेबोरेटरी में, डेड बॉडीज के साथ उनको पार्ट्स बताए जाते हैं कि कैसे क्या होता है, सब कैसे क्या नहीं होता है। हर फील्ड में ये वाला काम होता है, हर फील्ड में। आप जिसके लिए एम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं, आप इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जिस शाम को आपका नाम पीडीएफ में आएगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 9, रैंक 19, रैंक 27, जो भी है, आप रोड पे थोड़ी निकल जाओगे किसी को शूट करने, किसी का चालान काटने, किसी को पकड़ने, किसी को थाने में बैठाने। आप जानो तो कि आपकी पावर क्या है। आप अपने आप को खुद भी नहीं जानते पीडीएफ लिस्ट में नाम आने के बाद, क्योंकि अभी आपको टेस्ट करा गया है कि क्या तुम्हारे अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है। तो सामने वाली बॉडी ने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी टेस्ट कंडक्ट करवाने की, केंद्र सरकार ने दी थी, उसने बोला जी हाँ इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ये कैपेबिलिटी है। अब उस कैपेबिलिटी को स्किल्स में कैसे निखारा जाएगा, इसलिए आपको ट्रेनिंग स्कूल जाना पड़ता है, लबासना स्कूल जाना पड़ता है। तो देख रहे हो अब आपको, नहीं नहीं मैं तो यूपीएससी निकाल चुका हूं, यूपीएससी के एग्जामिनर को मेरे आंसर पसंद ही आए होंगे, मैंने फिल्म्स निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला, इतनी सारी प्रोसेस से मैं गुजरा, इतने साल मैंने साल दिए, मैं स्कूल भी कर आया हूँ 12 साल तक, 4 साल 3 साल मैंने कॉलेज भी करा, मैं क्यों जाऊँ लबासना इंस्टीट्यूट, मैं डायरेक्टली कल से ज्वाइनिंग करूंगा वर्दी पहनकर और गोली चलाऊंगा। क्योंकि बिना स्किल डेवलपमेंट के पॉपुलेशन के अंदर जो ये ह्यूमन कैपिटल जो होती है ना, ह्यूमन कैपिटल, जब तक इसको निखारा ना जाए इन 3 पिलर्स के अलावा, बिना नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल, तो इसको माना जाता है जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो कंप्लीट तरीके से निखरती नहीं है, वो वो पॉलिश नहीं रहती है, वो पॉलिश नहीं रहती है, एंड इट इज नॉट रेडी टू सर्विस, एंड इट इज नॉट रेडी टू सर्विस ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन की तरह फिर वो पॉपुलेशन, एक वो जो बंदा या बनती है वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके लिए एक एस्पेक्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में एक एस्पेक्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 21st सेंचुरी में जब भी आप इस वाले पर्सपेक्टिव लिखो तो लिखना ब्रैकेट में हमेशा लिखना इन द इन द एरा ऑफ इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन,
कि पर्सन के कुछ एस्पेक्ट्स पर और ज्यादा फोकस करा जाए। ह्यूमन कैपिटल में सिर्फ ये चीजें ना हो, जब हम उनको नॉलेज दे रहे, स्किल्स दे रहे, कैपेसिटी इंप्रूव कर रहे हैं पर्सन की, तो उनके मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिलोसफिकल, क्रिएटिव और सोशल एस्पेक्ट पे फोकस करा जाए। इन तीन चीजों का इन तीन चीजों का ध्यान रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं, अपने आंसर के अंदर जरूर इनकॉर्पोरेट करना है इसको। अरे यार ये कलर, एक मिनट, इसको जरूर इनकॉर्पोरेट करना। नॉलेज, स्किल लेवल और लोगों की कैपेसिटी को हम लोग यहां पर बोल रहे हैं ह्यूमन कैपिटल, लेकिन इन एस्पेक्ट को जनता को प्रोवाइड करते हुए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग जो हैं वो अपना मेंटल एस्पेक्ट भी डेवलप करें। मानसिक रोगी नहीं होना चाहिए पर्सन, इंसान। क्यों? मैंने आपको ये वाली बात अक्सर बोली है, और मैं अपने लेक्चर्स में जब से मैं मेंस की तरफ बढ़ रहा हूं, ये चैप्टर वैसे भी मेंस का ही है, मैं जब से मेंस की तरफ बढ़ने लगा, मैंने आपको हाईलाइट करा है। इवन आपको याद होगा अगर आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे हो, नोट्स बना रहे हो, जुडिशरी के अंदर मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट होता है, हुआ था, चल भी रहा है, मतलब मेडिटेशन प्रोग्राम। ठीक है, जजेस का कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है 5 करोड़ जो पेंडिंग केसेस हैं उसको मिटाने के लिए। सिमिलरली इंसान भी जिस जगह पर काम कर रहे हैं, उनका मेंटल वेलबींग, उनका मेंटल स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, फिजिकल स्वास्थ्य तो अच्छा होना ही चाहिए। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है, पर्सन जो है वो एकदम से हीट ऑफ द मोमेंट में बहक ना जाए, खो ना जाए, ठीक है, उसको शांत दिमाग से सारी चीजें सोचते हुए, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव रखते हुए फिर डिसीजन लेना चाहिए। मतलब ऐसा इंसान हमें बनाना है, ऐसी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करनी है। ये सुझाव है, नॉलेज देनी है, स्किल देनी है, कैपेसिटी इंप्रूव करनी है। लेकिन क्या कैपेसिटी भाई, कौन सी स्किल और कैसी नॉलेज, जिसके अंदर एस्पेक्ट कैसी हो, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल। इसलिए मैंने आपको बताया था, डिग्री या गोल्ड मेडलिस्ट जो पर्सन होते हैं ना, और जो ज्यादा पढ़ लग जाते हैं, जरूरी नहीं है उनके अंदर दूसरा एस्पेक्ट हो। पहला एस्पेक्ट तो होता है, आईक्यू लेवल तो है, लेकिन आईक्यू लेवल से हो सकता है कभी कभार वो पर्सन आत्महत्या ही कर बैठे। करोड़ों का पैकेज भी जिसका लगा हो ना, या जो गोल्ड मेडलिस्ट हो, या बहुत केपेबल हो वो पर्सन, अपने आप को जिंदगी भर उसने पढ़ाई कर रखी हो, मेडल पे मेडल, डिग्री पे डिग्रियां, जॉब पे जॉब, हर एक एग्जाम उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, ऐसा पर्सन आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो सकता है कल को, अगर उसके अंदर आईक्यू के साथ दूसरी चीज नहीं। क्योंकि आईक्यू कितना रिस्पॉन्सिबल होता है सक्सेस के लिए आपकी जिंदगी में? जीरो। आईक्यू का सक्सेस से कुछ लेना देना ही नहीं है, पहली बात है। आप कहोगे नहीं नहीं थोड़ा बहुत तो होता है, घंटा नहीं होता। जितने दुनिया के अमीर इंसान देख लो ना, और जितने गोल्ड मेडलिस्ट देख लो, पढ़े लिखे इंसान, वो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है। ठीक है, जो जीवन का आईना जानता है और जिसकी जेब में पैसे हैं, ठीक है, कंफर्टेबल जिंदगी वही बता रहा है। लेकिन बात यहां पर आईक्यू की ये नहीं आती कि हमें आईक्यू को इस पैसे के पैरामीटर के सक्सेस पर देखना है। आईक्यू पर्सन को अगर एक चीज नहीं सिखा सकता तो ऐसा आईक्यू बेकार है। लेकिन अगर दूसरा जो मैं बोलने जा रहा हूं अगर उसको मिक्स कर दिया जाए इसके साथ, फिर तो आईक्यू मतलब बिल्कुल ऐसा मान लो कि वो पर्सन राम का अवतार, भगवान का अवतार, या दुर्गे मां अंबे मां है। फिर तो ऐसे पर्सन को छोड़ना ही नहीं है आपको। बेस्ट है प्रोडक्टिव एसेट इकोनॉमी के लिए। ऐसे पर्सन को तो देश को मतलब निकल ही नहीं देना चाहिए अपने हाथ से कि वो ब्रेन ड्रेन करके दूसरी कंट्री चले जाए। और वो कौन सा है ऐसा पर्सन? क्या होगा? मैंने इमोशनल बात क्यों लिखी? ऐसे पर्सन के पास ईक्यू होना चाहिए, और वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि पर्सन यहां पर, और इमोशनल इंटेलिजेंस से ही फिर आपका ये वाला दायरा बन जाता है सोशल एस्पेक्ट। दूसरों के बारे में भी सोचे, अपने ज्ञान को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों के लिए लगाए, दूसरों के फेवर में काम करे। क्योंकि
इस संसार में जो जानवर हैं, स्पेशली डॉग हैं, कैट हैं, वो कुछ गिने चुने जो अच्छे इंसान है ना, पृथ्वी पर कुत्ते और बिल्लियों की जो सांसें, अगर मैं दो जानवरों को ले लूं एग्जांपल के लिए, वो सांसें इसलिए ही चल रही हैं क्योंकि कुछ इंसानों के दिल में इतनी क्या कहते हैं वो, अ, मतलब दया भावना है कि वो उनको खिलाते हैं रोज अपनी इनकम से, कुछ बिस्किट, कुछ दूध, किसी ने घर पे रख रखा है उनको, तो वो अपने अपने बारे में ना सोचकर एक किसी को अच्छे जीवन देने के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए सोशल एस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है कि लाइफ में आप सिर्फ अपना अपना सोच के चलोगे ना, तो हो सकता है कि जिस दिन मरोगे ना तो कोई कंधा भी ना दे आपको कि इसकी बॉडी को हाथ नहीं लगाना, सड़ने दो साला, बहुत हराम जाती थी, बहुत हराम जाता था ये। अच्छा वो मर गया, अच्छी हुई मर गई साली। फिलोसफिकल, फिलोसफिकल और क्रिएटिव को मैंने यहां पर क्यों लिखा है, इंसान को जब आप नॉलेज दे रहे हो ना, तो ये चीज उनके अंदर डेवलप करवाओ कि उनको सोचने की क्षमता बहुत दो, और इतनी दो कि वो अति का सोचे। मैं ओवर थिंकिंग की बात नहीं कर रहा, मैंने इसलिए फिलोसफिकल के साथ क्रिएटिव भी लिखा है। फिलोसफिकल ऐसे, अब मुझे एक बात बताओ, ये इतना अंधाधुंध सोचते थे ये जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते थे, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, है ना, इनकी हमेशा इमेज भी आप देखोगे ना, इनकी आप हमेशा इमेज भी देखोगे तो भी वो आपको ऐसी ही दिखेगी। क्या प्लेटो, सोचते हुए, कुछ ना कुछ विचार करते हुए। एरिस्टोटल, कुछ ना कुछ विचार करते हुए, जो कि प्लेटो का शिष्य था। सोक्रेटिस मास्टर प्लेटो का, प्लेटो मास्टर एरिस्टोटल का, यानी कि प्लेटो स्टूडेंट सोक्रेटिस का, एरिस्टोटल स्टूडेंट प्लेटो का। तो यहां पर हमें इंसानों के अंदर फिलोसफिकल टेंडेंसी, फिलोसफिकल एस्पेक्ट और क्रिएटिव एस्पेक्ट को भी एक्सपेंड करना है, सोचने समझने की उनको क्षमता भी देनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब आपको किसी जगह पर जाकर अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। अब ये आप कहोगे ये बहुत ही नॉनसेंस कंसेप्ट है, नहीं है नॉनसेंस कंसेप्ट। अगर आपने गवर्नेंस के लेक्चर अगेन मेरे अटेंड करें, तो ये एक पर्सन के पास स्किल ही होगी जिसने ये सोचा कि सरकारी अधिकारी बहुत हरामखोर होते हैं साले, आते तो है नहीं और इनको जॉब से निकालने की भी कोई निकलने की भी कोई डर नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। इसलिए एक कलेक्टर ने, मैंने आपको बताया था विजन आईएएस में, वो मेरे साथ पढ़ा हुआ है, उसने सेल्फी अटेंडेंस का कंसेप्ट स्टार्ट करा था। अगर आपको याद हो, मैं आपको बता चुका हूं ये वाली बात, कि आज का अखबार लेकर जो भी लोग दफ्तर में रोज सुबह सुबह आएंगे, सरकारी दफ्तर में, उसके जो भी है सेक्रेटरीट वगैरह जहाँ पर भी वो काम करता है, तो वो जो अखबार की फोटो आगे अपने चेहरे के सामने रखकर, जिसपे डेट दिख रही हो आज की, उसके साथ सेल्फी लेकर रोज उसके व्हाट्सएप के ग्रुप पर डालेंगे कि यस मैं आया हूं, यस मैं आई हूं। एनी डाउट यहां तक? बताओ, अच्छे से समझ में आया? शाइनी, ये सब बातें इंकॉर्पोरेट करनी है हमें। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का दायरा अब सिर्फ इतना नहीं रह गया है, ठीक है? ये बातें इंपॉर्टेंट है श्रेया, यू मस्ट इनकॉर्पोरेट ऑल दीज थिंग्स इन आंसर राइटिंग, ओके, एंड इन नोट्स। तो अब देखो, जब इंसान, अगर इंसानों के अंदर अगर इतनी सारी चीज़ अगर हम ठूस दें और देश इतना प्रयास करे और एक एक पर्सन के ऊपर इतनी इतनी मेहनत करी जाए, तो ये तो फिर यार बहुत अच्छी चीज़ है। अब ऐसा जो इंसान है वो इंसानी शरीर में तो दिख रहा है आपको, नॉर्मल एक शरीर में तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपने अंदर क्या चीज़ लेकर चल रहा है, वो कितना टैलेंटेड है, कितना स्किल्ड है पर्सन, ये चीज़ आप जान तो नहीं सकते, है ना? अब मैं ये कह सकता हूँ कि शाइनी के लीटर 4 किलो जो है वो इंटेलिजेंस छुपी हुई है, श्रेया के अंदर जो ईक्यू है वो 2 लीटर भरा हुआ है, आशिमा के अंदर जो आशिमा, तेरे को तो मैं चीटिंग ही बोलूँगा, आशिमा के अंदर जो चीटिंग छुपी हुई है वो क्या कहते हैं 5 मिलीमीटर की है, ये तो आप जान तो ही सकते हैं आप ये, ठीक है? अब इसको हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। इंसानों के अंदर ये सारी चीजें जो हम ठूस रहे हैं, तो इंसान अब एक प्रोडक्टिव एसेट तो है, वो एक कोयले की खदान से निकला हुआ एक हीरा तो बन गया,
लेकिन उसके इस इनर पोटेंशियल्स को हम जान नहीं सकते, तो वो इंटेंजिबल एसेट है। लेकिन देखो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है, वो अपने अंदर बड़ी सारी चीजों को, कैपेबिलिटीज को लेकर चल रहा है। उन कैपेबिलिटीज को कहा जा रहा है इंटेंजिबल, इसलिए उसको कहा जा रहा है इंटेंजिबल। एंड आई होप बीओपी के चैप्टर के बाद आप बहुत अच्छे से इस वर्ड को जानते हो भली बात तरीके से कि इंटेंजिबल क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंजिबल, जल्दी फटाफट बताओ। विच कैन नॉट बी टच्ड, है ना। और लेकिन उसके साथ एक वर्ड यूज करा जा रहा है, देखो एक ही वर्ड है लेकिन मैंने साथ में इसको अलग अलग कलर से मार्क कर दिया ताकि आप डिफरेंस जान सको। इंटेंजिबल उसकी क्वालिटीज हैं और वो एक प्रोडक्टिव एसेट है। अब एसेट यहां पर बोला जा रहा है तो एसेट का मतलब तो यही होता है भाई, वो एक पॉजिटिव कोनोटेशन के साथ बोला जा रहा है, लाइबिलिटी तो नहीं है ना, एसेट ही है। ठीक है। डैट प्लेज अ ग्रेट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। एक देश को आगे बढ़ाने में ऐसे ऐसे इंसान का बहुत योगदान होगा, बहुत योगदान होगा। और फिर जो देश है ना, देश फिर इसके ऐसा देश जो है उसने देखो इतनी सारी चीजें इंश्योर करने की कोशिश करी, पॉलिटिकल चीजें इंश्योर करने की कोशिश करी कि अच्छे अच्छे रूल्स आए, लॉज आए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, कि विदाउट फियर एंड फेवर काम हो, विदाउट इल विल अफेक्शन काम हो, विदाउट नेपोटिज्म एंड डिले वाला क्या होता है वो, रेड टेपिज्म, बिना उसके काम हो। ठीक है। अब इसके अंदर जब ये सारी चीजें होंगी तो इक्वालिटी इंश्योर होती है, कभी कभार इक्विटी भी इसके साथ इंश्योर होती है जहां जरूरत होती है वहां। ठीक है। और इनइक्वालिटी खत्म होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा जब हम इंसानों को ह्यूमन कैपिटल बनाने चलेंगे, इंटेंजिबल एसेट बनाने चलेंगे, अक्सर देशवासियों की ये कंप्लेंट, ये समस्या होगी, उनकी कंप्लेंट आगे आएगी इस बात को लेकर, इस देश ने हमारी पोटेंशियलिटीज को रियलाइज नहीं करा और हमें एक प्रोडक्टिव एसेट बनने का मौका भली भांति तरीके से दिया नहीं। ये देश उस चीज के अंदर असमर्थ हो गया क्योंकि देश की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी, बहुत कुछ चल रहा था देश के अंदर जो कि हमारे फेवर में नहीं था। इसके लिए मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले सॉल्यूशन दिया कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर ये हो तो ये चीज फिर अच्छी तरीके से चलेगी। श्रेया वो तीसरा एस्पेक्ट क्या होता था, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक और कैसा कैसा हो वो देश का सिस्टम, हम पढ़ रहे थे ना गवर्नेंस के अंदर, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। पॉलिटिकल हो, डेमोक्रेटिक हो फ्रेमवर्क, पार्लियामेंट्री, हाँ ठीक है, पार्लियामेंट्री हो, डेमोक्रेटिक हो, और एक और था ना, अच्छा हाँ, सिविलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू श्रेया, थैंक यू। सिविलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, तो सिविलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो जैसा कि श्रेया ने बताया, तो वो जैसा कि हमने पढ़ा था सिटीजन सेंट्रिक हो, सिटीजन सेंट्रिक हो। तीसरा बड़ी देर से याद नहीं आ रहा था मुझे, वही मेरे को याद था कि गवर्नेंस के अंदर 3 पढ़े थे ना, सिटीजन, सिविलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस गवर्नेंस मॉडल को बेस्ट मॉडल माना जाता है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत डिस्कशन करी थी हमने इसके ऊपर। ठीक है। ये सब चीज़ें जो इंश्योर करी जा रही हैं, अगेन इससे ऑब्वियसली बात है देश का विकास होगा, डेवलपमेंट होगी एक नेशन की, और एक नेशन का बहुत ग्रेट रोल होगा ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स को प्रमोट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। Hence, there is a need to transform the working population into human capital. लोग सिर्फ 15 से 59 ईयर्स तक काम करते रहे। मयूरी 59 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 59। अच्छा, 15 से 59 साल की उम्र तक लोग जो है सिर्फ काम करते रहे, वो वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट हो। तो सिर्फ हमें ये नहीं देख रहा है कि 15 साल से 59 साल के जो लोग हैं वो सिर्फ देश के अंदर जो है वो सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कमर तोड़ रहे हैं, लेकिन जीते जी बेसिकली वो इसके बाद भी काम करते जा रहे हैं और इससे पहले भी काम करना स्टार्ट हो गए। एक अच्छे देश की पहचान यही होती है कि 14 साल तक उसके ऊपर सिर्फ मेहनत करो। बल्कि देशों में होता क्या, अगर आप अपने देश की बात कर लो, 21 साल तक पूरा लाड़ प्यार चल रहा है। अरे कोई नहीं, अभी जैसे इसने 12th करी है, अभी स्कूल में ही तो है, बच्चा है, बच्ची है, बड़े हो जाएंगे, समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी कॉलेज आ रहा है, हंसने खेलने के दिन है, ये है वो है। उसके बाद जो आपके जीवन में ताने बरसेंगे, करा ही क्या है तूने जिंदगी में,
सोता रहा है, सोती रही है, खाता रहा है, खाती रही है, माँ बाप का पैसा वेस्ट करा है, ये करा है, वो करा है। मतलब पहले आपकी इतनी पैम्परिंग कि आपका बचाव, आपकी प्रोटेक्शन पे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन पे प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से आपको कभी एक मर्द और एक लेडी तो बनने ही नहीं दिया गया। आपको हमेशा निब्बा या निब्बी बनाकर रखा घर वालों ने। ठीक है, उसके बाद तानों का बर्डन इतना ज्यादा कि आप सोचो भी ना उसके बाद कुछ करने की, तब भी आपके हौसले इतने ना रहे। तो इसलिए ना स्किल देना बहुत जरूरी होती है। अब आप कहोगे ये बच्चों में आनी चाहिए कि शुरू से? यस, कल को रोटी का गुजारा खुद से तो कर पाए, और जितनी जल्दी गुजारा कर पाए उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है करते हुए दिल्ली के अंदर। मैं नीड की बात नहीं कर रहा, हमेशा कोई भी काम ना पैसों के लिए नहीं होता, मैं नीड की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो नाइन्थ जैसे ही क्रॉस कर लेते हैं, 9 से लेकर 12 तक उनको लगता है कि उनकी पढ़ाई अच्छे से मैनेज हो पा रही है, दे आर केपेबल इनफ, उनको ट्यूशन की नीड नहीं है। वो अपने गली मोहल्ले में, ब्लॉक्स में अपनी मम्मियों की फ्रेंड्स के बच्चों को, छोटे छोटे नर्सरी, केजी, फर्स्ट सेकंड, जान पहचान के जो लोग होते हैं, एक एक दो दो बैच पढ़ाते हैं ट्यूशन का। वो कहते हैं कि खाली दिमाग होने से ज़्यादा बेटर ही है कि कुछ कुछ कर लो, और बैठे बैठाए सरस्वती माँ की कृपा से सिर्फ बोलने की इनकम जो है हमें मिलेगी, या फिर हमारा टाइम पास ही हो जाएगा, दोस्तों के साथ घूमने से तो बेटर ही है। तो यहाँ पर जो पर्सन है, अब आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई वो 11-12 साल, 13 साल, 14 साल का जो पर्सन है, अभी उसने कमाना स्टार्ट कर दिया, वो करना स्टार्ट कर दिया। एटलीस्ट उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी तो आ गई, उसकी परवरिश कम से कम ऐसे तो हुई है कि वो सोच रहा है या सोच रही है कुछ करने का, खाली टाइम बिताने का। बेटर तो ये ना कि 7 बजे के बाद, 6 बजे, मतलब 5 बजे के बाद स्कूल से आए, सोए, उठे और घूमने निकल गए, हांडने निकल गए, चेहरा उठाया, शक्ल उठाई और निकल पड़े रोड के ऊपर घूमने। उससे तो बेटर ही है कि पर्सन कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है, अपनी स्किल को निखार रहा है। लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लोग। यार बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, वो गेम्स को डेवलप कर करके गेम खेल खेल कर पैसा कमा रहे हैं, यार उन्होंने जॉब छोड़ दी अपनी। अब उनके लिए उनका काम बन गया है। अब गेम में कौन बोर होता है यार? उनको मजा आ रहा है उस चीज के अंदर, और उनको ये भी पता है कि यहां से पैसा कैसे निकलेगा, तो वो एंजॉय कर रहे हैं। और कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को ना ऐसा नहीं बनाना है लाचारे बेचारे से ड्रॉट वाले फार्मर की तरह बैठे हुए हैं, जीवन ही है, इंसानी रूप में पैदा हो गए, गरीब परिवार में पैदा हो गए, अब तो यार जीवन निकालना पड़ेगा कैसे भी करके, बस रोटी का गुजारा हो जाए। ऐसी पॉपुलेशन, यानी कि गलती उनकी नहीं है, भगवान ने उनको जहां बेचा, देखो उनकी बिल्कुल गलती नहीं है देश, लेकिन ये उनके लिए कर नहीं पाया कि उनके जज्बे को जगाए, उनको हौसला दे, उनको हिम्मत दे, उनकी पोटेंशियल को निखारे। क्योंकि इस देश में, किसी भी देश के अंदर, उस लैंड पर जिसके अंदर एक नागरिक बॉर्न हुआ है, हर किसी पर्सन को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आईएएस ऑफिसर, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सबको बनाया जा सकता है। साइकोलॉजी और फिलॉसफी इवन इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि पर्सन के अंदर हमेशा हमेशा एक छुपा हुआ एक होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड का मतलब होता है पर्सन के अंदर एक हिडन पोटेंशियल। हिडन पोटेंशियल, जैसा कि मैं कह रहा हूं, किसी को भी आईएएस वगैरह वो बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पर्सन जिसको समाज सेवा करने का शौक हो, और उसको बोला जाए कि तुम्हें समाज सेवा तितर बितर चवन्नी अठन्नी पटोर की नहीं करनी है, तुम थोड़ी सी मेहनत करके एक एग्जाम निकालो यूपीएससी के नाम का, तुम उससे कलेक्टर के पद पर पहुंच जाओगे। तो जैसा कि तुम अभी, तुम्हारे शहरों में जो लोग दिख रहे हैं, इससे भी ज्यादा परेशान हमारे देश के दूर दराज के तबके, गांव में लोग जो हैं, वो अपने जीवन से मुशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको जीवन का आईना नहीं समझ में आ रहा। तो तुम अगर वहां पर जाके अगर ये लोगों के लिए सच में प्रो सोशल वर्क करना चाहते हो, तो तुम एक ऐसा माध्यम चुन लो जिससे तुम्हें सरकारी मदद भी मिलेगी, सरकारी सैलरी भी मिलेगी, और तुम जो लोगों के लिए पैसा लगाना चाहते हो तो अपनी सरकारी सैलरी कोई निशावर कर दिया करना। और ऐसा एक पर्सन है हमारे देश के अंदर, अभी वो कलेक्टर थे, अब वो सेक्रेटरी बन गए, मिस्टर अमित, मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता। वो पर्सन शुरू से, पहले दिन से, जिस दिन लबासा से ट्रेनिंग कर आया है, वो पर्सन सिर्फ 1 रुपये अपनी सैलरी लेता है। बाकी सारी सैलरी उसने जब तक वो डिस्ट्रिक्ट में, अपने राज्य, जिस जगह पर उसका ट्रांसफर हुआ, जिस जगह उसकी पोस्टिंग हुई, उसने सारे लोगों के लिए, संस्थाओं के लिए, गरीब जनता के लिए, गौशालों के लिए, इसके लिए ही अपनी सैलरी हमेशा लगाई। अपार्ट फ्रॉम केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों से जो मदद मिलती थी उसको, इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन, इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन। आज भी वो पर्सन अपनी सैलरी का सिर्फ 1 रुपये ही लेता है, क्योंकि वो कहता है
उसका कहना यह है, उसका मानना यह है कि जीवन में चलाने के लिए, अपने आप को गुजारा करने के लिए जरूरी क्या है? छत, मेरे को हमेशा लाइफ टाइम एक क्वार्टर मिलता रहेगा, ठीक है। खाना, मेरी जिंदगी भर के लिए खाना फ्री है। ट्रैवल, मेरी ट्रैवलिंग लाइन्स वगैरह पूरा फ्री है, ठीक है। तो मुझे अब पैसे कलेक्शन का कोई शौक नहीं है। उसके बैंक अकाउंट के अंदर भी उसने एक दिन जो शो करा था, सिर्फ 21 रुपए पड़े हुए हैं अभी तक। उसको 21 साल हो गए सर्विस में। और वो कहता है उसके बाद मेरी पेंशन आती रहेगी, जहां मुझे कोई नीड लगती है, कुछ भी लगती है, तो वो मैं अपनी एक महीने की पेंशन को या किसी को भी मैं रोक सकता हूं। लेकिन जब मुझे नीड होगी तब मैं रोक लूंगा किसी महीने की सैलरी। लेकिन अभी तक मुझे भगवान की कृपा से नीड हुई नहीं, तो मैं देता रहता हूं। वो सिर्फ 1 रुपए अपनी सैलरी लेता है, 1 रुपए, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मैं इस वजह से ही टच नहीं कर रहा था आगे नितिन सिंघानिया को। मुझे पहले आपको, क्योंकि गवर्नेंस का वो वाला चैप्टर ना, जहां तक मैंने अभी पढ़ाया, अभी मैंने पूरा तो करवाया नहीं, वो सिटीजन चार्टर के पहले पहले तक मैंने आपको करवाया, वो वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो और एग्रीकल्चर का पहला चैप्टर, आपको ऐसा कोई आंसर ही नहीं मिलेगा शायद से जीएस पेपर 2-3 के अंदर जहां पर आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सको उसकी बातों को। और यहीं से आपकी एक होलिस्टिक 360 डिग्री एस्पेक्ट वाली आंसर राइटिंग की शुरुआत होती है। ओके, चीजें बहुत बारीक हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं डिबेट एंड डिस्कशन करके आपको ये कवर करवाना चाहता हूं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो देयर इज अ नीड टू ट्रांसफॉर्म वर्किंग पॉपुलेशन इनटू ह्यूमन कैपिटल, ताकि हम हार्नेस कर सकें। हार्नेस वर्ड ना हमेशा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इनके लिए वर्ड यूज होता है ना। पावर को खींचना, बिजली को खींचना, बिजली का उत्पादन करना, एनर्जी का उत्पादन करना, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल, बेसिकली हमें क्या करना है, देयर इज अ नीड टू ट्रांसफॉर्म द वर्किंग पॉपुलेशन टू ह्यूमन कैपिटल। किस चीज को हार्नेस करने के लिए? परसीव्ड बेनिफिट्स, देख रहे हो? परसीव्ड मतलब क्या? गारंटी तो है नहीं ना कि आप अपने बच्चे को शुरू से आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, उसने अगर लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, बोको हरम, आईएस ज्वाइन कर लिया, वो आतंकवादी बनना चाह रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि वही वाली बात है ना, संसार में भरोसा किसी पर भी करा जा सकता है, एक इंसान पर भरोसा नहीं करा जा सकता, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जैसा सोच रहे हो ना, वैसा शायद से ही होगा अगर वो किसी और पर्सन के विल के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो सामने वाले को आपकी बातें समझ में आ सकती हैं, आप उसको पसंद आ सकते हो कि हाँ, ही और शी इज अ सपोर्टिंग एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ मदर एंड फादर इन माई लाइफ। सबसे पहले तो आपकी परवरिश यहीं से शुरू होती है। लेकिन कितने लोग ही हैं जो कि थोड़ा सा अपना ओपिनियन भी देना चाहते हैं मम्मी पापा को, है ना। और मम्मी पापा, और या फिर यू जो मतलब आज की जनरेशन होती है, कोई सी भी जनरेशन हो, एक जनरेशन गैप की वजह से क्लैश तो होता ही है ओपिनियन के अंदर। मतलब मैं बेसिकली बात कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन, ठीक है। ये वाली चीज होती है। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें हार्नेस करना है बेनिफिट्स को। लेकिन वो बेनिफिट्स देख रहे हो, परसीव्ड बेनिफिट्स हैं। जैसे हम बजट के अंदर शायद एक वर्ड यूज नहीं करते हैं कि क्या होता है वो, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। हमें पता नहीं है कि पैसा सच में इतना आएगा, ये इतना खर्चा होगा, एक अनुमान है। क्योंकि ये जो एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है ना, ये शुरुआती दौर से सही चल रहा था, शुरुआती दौर से सही चल रहा था। लेकिन इस एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ने धोखा दिया हमें 1990s के टिकट में, जब हमें गिड़गड़ाना पड़ा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाकर। और उसके बाद इसने धोखा दिया हमें मार्च 2020 में। बजट 1 फरवरी को आ गया था, एक ही महीने सब कुछ अच्छे से चल पाया। जैसे ही एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, वो एप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है, और सरकार को देश की तिजोरी से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने की चाबी मिलती है। वैसे ही कोविड शुरू हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बेनिफिट्स परसीव्ड है ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2020, इंडिया स्किल्ड लेबर फोर्सेस 21.2%। देख रहे हो, लेबर फोर्स नहीं, स्किल्ड लेबर फोर्स। इसलिए आंकड़ा आपको अभी कम लग रहा होगा दिमाग के अंदर कि सिर्फ 21% है लेबर फोर्स हमारी। नहीं, ध्यान से पढ़ो, स्किल्ड लेबर फोर्स। एसडीआर रिपोर्ट 2020 से कहती है।
अब आप कहोगे सर हमें तो 2024 में एग्जाम देना है, 25 तक हमारा इंटरव्यू आएगा। तो ये रिपोर्ट काम की है। लेबर फोर्स या जनसंख्या के अंदर पॉपुलेशन ट्रेंड ना डिकेड्स एंड डिकेड्स में चेंज होते हैं, 2-3 साल के अंदर चेंज नहीं हो जाते हैं। कि 21.9 भी हो गया या 20.9 हो गया या 8 हो गया, कोई फर्क पड़ेगा उससे? आपको कुल मिलाकर 21% ही वर्ड यूज करना पड़ेगा ना, अगर ये आंकड़ा यूज करना पड़ेगा। द साइज ऑफ इंडिया फॉर्मली स्किल्ड वर्कफोर्स, देख रहे हो, फॉर्मली स्किल्ड वर्कफोर्स। अब इसका मतलब क्या है? जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं वो वर्कफोर्स स्किल्ड है, वो वर्कफोर्स स्किल्ड है। एक पर्सन है, वो इतना होशियार है, इतना होशियार है कि आप उसको ईंट चूना पत्थर सीमेंट फ्लाई ऐश की बोरियां दे दो, वो ताजमहल जैसा घर खड़ा करके आपके नाम रख देगा। और वो है एक मिस्त्री। एक दूसरा पर्सन है जिसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चरल स्टडीज बॉस्टन से एक डिग्री प्राप्त करी हुई है, और वो पर्सन इतने बेहतर घर तो नहीं बना सकता जितना वो मिस्त्री सुंदर बना पाता है, लेकिन उसकी डिग्री बोलती है, उसका पैसा बोलता है। तो वो पर्सन जो कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ऐसी डिग्री लेकर आया है, वो फॉर्मल स्किल्ड वर्कफोर्स का पार्ट है। लेकिन वो मिस्त्री स्किल्ड तो है, स्किल्स तो है उसके पास, स्किल्ड वर्कफोर्स का पार्ट तो है, लेकिन कौन उससे काम कराएगा, कौन उसको काम देगा, जितने पैसे उस आर्किटेक्चर उस आर्किटेक्ट को मिल सकते हैं आर्किटेक्चर बनाने के लिए, जो कि बाहर जिसके पास डिग्री है, कुल मिलाकर कहीं से भी लेकर आया, वो तो एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उस पर्सन के पास ज्यादा काम होगा, घटिया काम के भी ज्यादा पैसे मिलेंगे उसको। तो फॉर्मल सेक्टर वो होता है जहां पर सबसे बड़ी बात आपकी जर्नली जर्नली फिक्स्ड और रेगुलर इनकम भी होती है, प्लस सेम फिक्स्ड एंड रेगुलर जॉब भी होती है इन द फॉर्म ऑफ, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हो, एक जॉब सिक्योरिटी होती है पर्सन के पास। आपको यूपीएससी के एग्जाम से कुछ लगाव हो चाहे ना हो, लेकिन आपको एक चीज बहुत अच्छी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। लगाव इन द सेंस मैं कह रहा हूं आपके मन में कोई लालच ना हो, कोई पैसे कमाने का वो ना हो, रुतबा या टोरा मारने का कोई शौक ना हो, वो सारी बातें ठीक है, अच्छी बात भी अगर आपके मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है तो। लेकिन एक बात जिसके ऊपर आपको प्राउड फील होना चाहिए, वो है जॉब सिक्योरिटी आपकी। और जॉब सिक्योरिटी ऐसी कि देखो, अगर नामी कलेक्टर बनना चाहते हो जिसका नाम हो, तो बहुत ज्यादा मेहनत करते चले जाओ, दिन रात जैसे प्राइवेट सेक्टर में अपना एक कर रहे हो वैसे वहां लगा देना, तो इतना नाम हो जाएगा। क्या पता श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो कि एक आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं, आप वो प्रेसिडेंट बन गई थी, क्या पता आप ही बन जाओ। अजीत पवार, आई थिंक ही या फिर कोई और मतलब है मंत्री थे, वो भी एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, आप उनको देख लो। एस जयशंकर आईएफएस ऑफिसर, आज यूनियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी का एक एंगल यहां पर है, ठीक है। तो ये आप जानते हो आई थिंक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फॉर्मल वर्कफोर्स एंड इनफॉर्मल वर्कफोर्स। तो इट वाज ओनली 2% इन 2014, ओनली 2% एज पर लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014। और जो ऊपर वाली बात कह रहा है वो हमसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट करिए, इन दो बातों को अलग अलग करके लिखना, ठीक है, क्योंकि वो एसडीआर है और ये लेबर ब्यूरो रिपोर्ट। ये भी ना थोड़ा सा बॉडीज ना थोड़ी सी चालाक हो जाती हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा बाय 2014, क्योंकि 2014 में आपको ऑन बिल्कुल फ्रैंक तरीके से मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ ये वाली बात, मोदी सरकार आई थी। तो अब जो है आगे चलकर जो भी आंकड़ा आएगा ना लेबर फोर्स का, जिसके अंदर फॉर्मल स्किल्ड वर्कफोर्स 2%, वो 2% से ऊपर दिखेगी तो वाहवाहियां बटोरने को कि देखो जब हम आए थे, मनमोहन सरकार जो छोड़कर गई थी तब 2% वर्कफोर्स थी, फॉर्मल स्किल्ड वर्कफोर्स से 2% थी, हमने देखो उसको 2 से 3 कर दिया, 3 से 4 कर दिया, 4 से 7 कर दिया। कोई भी नया लेबर रिपोर्ट ब्यूरो का जो डेटा आएगा 2014 का, सॉरी ये 2014 का, कोई भी किसी भी साल का डेटा आएगा, तो 2014 को पैरामीटर बनाकर कि जिस टाइम पर मनमोहन सिंह की सरकार की जो कमान थी वो मोदी सरकार के हाथ में आई, तो मोदी सरकार ने 2014 से लेकर 2023 या 24 तक 8 डिकेड के अंदर इस फॉर्मल स्किल्ड वर्कफोर्स को कितना बढ़ा दिया। अब आप कहोगे सर ये आंकड़ा मिलेगा कहां पर? ये आंकड़ा अभी तक तो आया नहीं क्योंकि लेटेस्ट बुक है,
अगर आएगा अगर ये आंकड़ा तो आपको ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मिलेगा। जितने इकोनॉमिक आपके डेटा होते हैं, आप प्लीज मेरी बात मानकर एक सिंगल टाइम, एक सेकंड भी खोटी मत करना अपना कि आप किताबों से रट्टा मार रहे हो, उसका आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको मैं बस पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर एक बात मैंने रटवा रखी है, वही काम की है कि 1991 में कितना लोन इंडिया आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लेने गया था, $7 बिलियन। इसके अलावा आपके लिए कोई डेट, कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और 12 5 ईयर प्लान की बस आप वो याद रख लेना कि कब से लेकर कब तक चले थे, और प्लान हॉलीडे कब कब था। जब एक बार हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था तब, एक बार जब इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 तब। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट है, जिस साल आप कॉन्फिडेंट हो प्रीलिम्स को निकालने के लिए और मेंस को निकालने के लिए, उस साल जद्दोजहद करके बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर आप मेहनत करो। आप कॉन्फिडेंट हो, आपका एग्जाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, वो प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे और बजट को जितना अच्छे से आपने याद करा था, उसका आंकड़ा आप अगले अटेम्प्ट के अंदर क्या कहते हैं यूज कर लेना, आपका काम हो जाएगा, यू विल सेल थ्रू। अकॉर्डिंग टू 2015 रिपोर्ट और नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 2015 की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओनली 4.7% ऑफ इंडिया टोटल वर्कफोर्स हैज रिसीव्ड फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग। 4.7% ऑफ इंडिया टोटल वर्कफोर्स हैज रिसीव्ड फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग। जितनी वर्कफोर्स है उनकी स्किल ट्रेनिंग होती नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है, ये भी होता है प्राइवेट सेक्टर, सॉरी प्राइवेट कह रहा हूं, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, और वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब इस बात को कई लोग अवॉइड पता है क्यों करते हैं, अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर है तो मैं बताता हूं आपको, इसका एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन है, वो एक ऐसी फैक्ट्री चलाता है, नहीं, और अच्छा एग्जांपल देता हूं, सड़क छाप एग्जांपल देता हूं कोई मैं आपको। एक पर्सन है, वो एक ठेला लगाता है, ठीक है, और वो ठेला लगा रहा है किसी भी चीज का, मान लो वो गोलगप्पे का ठेला लगा रहा है, ठीक है। अब क्या है, उसके गोलगप्पे लोग इसलिए खाने आते हैं क्योंकि उसके गोलगप्पे का जो पानी है ना, वो बड़ा टेस्टी होता है। मालिक लेकिन क्या करता है, जब भी गोलगप्पे का पानी बनाता है, सारी चीजें गोलगप्पे वगैरह वो खुद बनवा रहा है किसी से या जो भी है, लेकिन पानी के अंदर क्या मिलाना है, कौन से इंग्रेडिएंट, उस पानी को चटपटा कैसे बनाना है, मीठा कैसे बनाना है, जो भी है, वो मसाले, वो इंग्रेडिएंट वो खुद डालता है, वो किसी को नहीं पता। मैं छोटा सा एग्जांपल, एक सड़क छाप एग्जांपल यूज कर रहा हूं तो जॉब ट्रेनिंग को समझाने के लिए आपको बोला सड़क छाप एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर ये पर्सन अपने उन मसालों का राज अगर खोल दे, तो जो इसके यहां रामू शामू जो भी काम कर रहे हैं, वो अपने अलग अलग ठेला लगाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो वो जानते हैं। सूजी के गोलगप्पे होंगे, आटे के गोलगप्पे होंगे, ये होगा उसके अंदर, वो होगा, लेकिन मेन तो लोग खाने आते थे पानी की वजह से। वो वहां लगाकर कहीं और ठेला अपना लगाकर बैठ जाएंगे, मालिक से बैठकर या उसको जो करके, क्योंकि अभी तो उनको सैलरी मिलती है, अब वो अपना खुद मतलब एक इंडिविजुअल सेटअप बनाने का सोच रहे हैं। ये इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। जैसे कोई एक कपड़ों की फैक्ट्री है, कोई एक किसी और चीज की फैक्ट्री है, जैसे कि जितने भी आपको ये पता है, ये जो कुरकुरे होते हैं, लेज होते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होती है, कभी भी मालिक जो है ना, मेन इंग्रेडिएंट जो है ना, वो रिवील नहीं करता है कभी भी अपनी वर्कफोर्स को, क्योंकि धंधे के सामने अगर कोई धंधा खोल ले तो वो फिर नुकसान वाली बात हो जाती है ना, ये चीज है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है, ठीक है, वो आपको हेल्प करती है कि कल को अगर आपको जॉब चेंज करनी हो, आपके पास नॉलेज थी, एजुकेशन है, डिग्री तो है ही, इसकी नॉलेज भी है, इसके साथ साथ लेकिन
आपके पास स्किल भी है, तो स्किल वो आप चाहे इंडिया में XYZ कंपनी में लगा लो या अमेरिका में PQR कंपनी में लगा लो, आपकी स्किल वो आपके साथ ही रहेंगी और वो आपकी हमेशा ह्यूमन कैपिटल को मल्टीप्लाई करने में मदद करती रहेंगी। यू विल ऑलवेज प्रोग्रेस इन लाइफ। जैसे कई लोग ये कहते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में मैंने सुना है कि जैसे मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि दीपांग भाई सिविल इंजीनियरिंग करने का फायदा नहीं है। ठीक है, इंजीनियरिंग में सबसे बोरिंग और सबसे बेकार फील्ड वही है। लेकिन जो दोस्त मेरे सिविल इंजीनियर्स हैं उनका ये कहना है कि दीपांग इसमें पोटेंशियल बहुत है। ये लोग लगे नहीं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे, तुम्हारा तो प्रोजेक्ट होता है 4 से 5 साल का, जब वो कंप्लीट होगा तो तुम बेरोजगार हो जाओगे। कहते नहीं, हमने अगर कोई हाईवे बनाया है, कोई नेशनल लेवल का हाईवे बनाया है, कोई प्रोजेक्ट थी, कोई डैम थी जो बन रही थी, हमने 5 साल अगर काम करा है और मैं अगर वहां पर एक चीफ हेड था, चीफ एग्जीक्यूटिव एक ऑफिसर था, अगर मैं वहां पर जो भी था, जो भी उनकी पोस्ट होती हो XYZ, वो आइडेंटिटी मेरे साथ वो बताते हैं मुझे कि दीपांग भाई जुड़ चुकी है वो आइडेंटिटी हमारे साथ। अब अगर हम किसी और कंपनी में अप्लाई करने जाते हैं तो वही कहते हैं वाओ, इसकी निगरानी इनकी छत्र छाया के अंदर ये उधर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, इसने पूरा हाईवे बना डाला 5 साल के अंदर, इतना लंबा हाईवे। तो ये इतना बेहतरीन काम वहां पर कर कराया जिसके लिए नितिन गडकरी साहब वहां पर आए थे और अवार्ड दिया था उस कंपनी को। ये ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है तो यार ये हमारी कंपनी में भी 4 चांद लगा देगा, तो वो और हायर पैकेज पे हमें रख लेते हैं। समझ पा रहे हो? अब इस एग्जाम्पल को आप इस रिपोर्ट में इंप्लीमेंट करके देखो। According to 2015 report on national policy on skill development and entrepreneurship, only 4.7% of India's total workforce has received formal skill training, compared to 52% in US, 80% in Japan, and 96% in South Korea. यहां पर दिक्कत पता है किस बात की है? दिक्कत है इस बात की, सिविलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे पार्लियामेंट्री, डेमोक्रेटिक, इन सब में पार्लियामेंट्री यूएसए को छोड़कर वो है। लेकिन यूएसए में जो है उसका रीजन ये है कि प्राइवेट सेक्टर ही है सिर्फ वहां पर, ठीक है, जो कि प्राइवेट लोगों को आगे प्रोत्साहन दिया जाता है काम वगैरह करने को और देश को आगे बढ़ाने को। जापान जो है वो अपने हर एक सिटीजन के अंदर सिर्फ शुरू से, बचपन से, स्कूली दौर से सिर्फ स्किल ही इनकॉर्पोरेट करता है, क्योंकि जापान के अंदर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम नहीं होते हैं। बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देकर उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, जहां पर उनको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, उनको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है प्रूव करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। और साउथ कोरिया जो कि एक टेक्नोलॉजिकल हब है, इस वजह से हर किसी की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है यहां पर। लेकिन हमारे देश में बस बात वही आ जाती है, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इनएफिशिएंट गवर्नेंस सिस्टम। फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDC, इसने एक स्टडी कंडक्ट करी थी, स्किल गैप स्टडी। It conducted between 2010 and 2014. It revealed an additional net incremental requirement of 10.97 करोड़, यानी कि कुल मिलाकर बाढ़ में जाया कड़ा 11 करोड़ ऑफ स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है 2022 तक 24 की सेक्टर में, अलग अलग इंपॉर्टेंट सेक्टर में। अब श्रेया, आप 11 करोड़ वाला आंकड़ा एक बहुत अच्छे से जानते हो, बताओ देश के सेकंड बेस्ट कौन से सेक्टर में है वो 11 करोड़ लोग एम्प्लॉयड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? MSME में, है ना? हमने पढ़ा था ना एग्जैक्टली श्रेया, ये वाला आंकड़ा पढ़ा था हमने, 11 करोड़ लोग जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां पर एम्प्लॉयड है ना? ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि 11 करोड़ लोग जो है ना, इससे श्रेया कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने MSME को मैं बीच में लेकर आया यहां पर। इसने ये कहा था NSDC की स्किल गैप स्टडी ने कि 11 करोड़ लोगों को फैलना चाहिए अलग अलग सेक्टर में। क्या श्रेया सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों के होने से, शायद नहीं सिर्फ
एमएसएमई सेक्टर में लोगों के होने से या रूपक सिर्फ एक तो सेक्टर में और होने से क्या सारे के सारे सेक्टर्स या हर एक पॉपुलेशन का भला हो जाएगा? बताओ भाई। श्रेया इंजीनियर है, उसने नॉन मेड ले रखी है, मेरा नहीं लगा 11 12 में नॉन मेड लेने का, तो मैं क्यों लेता? नहीं है वो मेरा फील्ड, या नहीं है मुझे उसमें जाने में इंटरेस्ट। और मैं अगर बन भी गया तो बहुत घटिया इंजीनियर होता मैं पाइपें फाड़ देता या कभी कभार कुछ रॉकेट उड़ा देता मैं ऐसे ही। हर किसी को वो बनना नहीं ना, मतलब ये स्किल गैप स्टडी मतलब बेसिकली वो कहती है कि यहाँ पर हमें 11 करोड़ लोगों की आवश्यकता है, लेकिन सेक्टर्स में वो फैले होने चाहिए, एक सेक्टर के अंदर भरमार उनकी नहीं होनी चाहिए। हाँ वो अलग बात है, अगर आप यहाँ पर अब मुझसे कहना चाहो तो वो चीज़ कह सकते हो कि सर एमएसएमई सेक्टर एक पर्टिकुलर सेक्टर एक नहीं होता है, उसके अंदर ना बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के रास्ते होते हैं, और वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के एक एडवांस्ड वर्जन से जुड़ा होता है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सेल, मार्केटिंग, शॉप्स, इंटरनेशनल ब्रांडिंग, जीआई टैग, ये सब कुछ जो है वो उसके दायरे के अंदर आ जाता है। पहले बताओ ये वाली बात मैंने सही कही कि गलत कही विद रिगार्ड टू एमएसएमई सेक्टर? नैरो सेक्टर तो नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स को मतलब एक तरीके से सेंट्रल व्हील है ना, सेंट्रल पाइवट है ना, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे सेक्टर्स घूमते हैं। तो एमएसएमई के अंदर सेक्टर के अंदर ये वाली बात कहना ना श्रेय अल्टीमेटली वो भी हमारा ठीक है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर उसको हम एक्सपेंड करके देखें ना श्रेयस वाली बात को, समझ रहे हो मेरी बात श्रेया? डिटेल में अगर हम उन 11 करोड़ को जाकर देखें तो वो एमएसएमई को एक सेक्टर थोड़ी ना है, नाम है ना उसका, वो कोई एक चीज थोड़ी ना बना रहा है कि यार ये जो प्रोडक्ट होता है एमएसएमई प्रोडक्ट होता है। क्या भाई क्या होता है वो प्रोडक्ट की एक कोई इक्की दुक्की कोई गिनती हो तब तो हम बोले भी, भरमार है प्रोडक्ट्स की वहां पर। लेकिन पॉइंट इज एमएसएमई सेक्टर डील्स विद मेजरली प्रोडक्शन, लेकिन ऐसा भी नहीं है, फिर बात घुमा फिरा के भैया जाती है सर्विसेज के साथ भी, तो फिर वो डील कर रहा है। जब एमएसएमई सर्विसेज के साथ भी डील कर रहा है, हालांकि कम लेवल पर, लेकिन डील तो कर रहा है कैसे भी करके, ठीक है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी टर्शरी आपके साथ मर्ज है ही एमएसएमई के अंदर, तो फिर बचा क्या? तीन ही सेक्टर तो होते हैं किसी भी इकोनॉमी के पास। तो ये गैप कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो, मैं हाईलाइट एक्चुअली इस पॉइंट का जो इतनी डिबेटेड डिस्कशन में कर रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर, वो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये गैप कैसे ना कैसे करके जो स्किल रिक्वायरमेंट की जो गैप है वो गैप कम हुआ है, लेकिन लोग वहां पर भर्ती होते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, उनके अंदर ये स्किल गैप अभी भी है, स्किल गैप अभी भी है। एग्जांपल देता हूं उसका स्किल गैप वाले का एमएसएमई सेक्टर के अंदर या कहीं पर भी। मुझे पहले एक बात बताओ, एक ग्रुप ऑफ औरतें अगर एक सेटअप रेडी कर रही हैं अपना किसी भी एक एरिया के अंदर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पापड़ का धंधा या फिर अचार बनाने का धंधा, पापड़ का या अचार डालने का धंधा जो है वो चला रही है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के पार्ट, क्या वो एक एमएसएमई सेक्टर का पार्ट है कि नहीं है? है ना? लेकिन उनकी स्किल्स उनके पास जो भी है, क्या उससे वो अपने प्रोडक्ट की इंटरनेशनल ब्रांडिंग कर सकती हैं? रुकावटें इस चीज में अभी भी क्या नहीं है बताओ, है ना? और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, है ना? जबकि एमएसएमई सेक्टर श्रेया में एक बहुत अच्छी चीज प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस ही करता है, लेकिन वो सबने तो बहुत अच्छे दिखाता है क्या कि हम आपको प्रोत्साहन देंगे कि आप अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली बेच सको दूसरी कंट्री के अंदर, लेकिन रजिस्ट्रेशन कहां करवानी है, कैसे बेचना है, कौन सा पोर्टल होगा, ये कुछ भी बताया जाता है? ये हम लिमिटेशन में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे प्रीवियस चैप्टर में? अगर आप लोगों ने रिवाइज करा तो अच्छे से। अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा 2020-21, ओवर 84% of Indians between 15 to 59 age group did not receive vocational and technical training. 84% इंडियंस की ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होती है, बेसिकली वोकेशनल या फिर टेक्निकल, यानी कि जो होनी चाहिए जब वो डिग्री हासिल कर रहे हैं। जैसे मैंने डॉक्टर के केस में बताया भाई, वहां पर तो रिक्वायरमेंट है ही टेक्निकल ट्रेनिंग की, लेकिन बहुत से जॉब्स में टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होती। द रिमेनिंग 16% हैज रिसीव ट्रेनिंग इन वैरायटी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटिंग्स। बहुत सारी जॉब्स में बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप वहां पर सिलेक्ट हो गए, आप वहां पर चले गए, ट्रेनिंग करने के लिए उनका सेंटर कहीं और है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के अंदर कोई जॉब कर रहे हो, आपको ट्रेनिंग करने के लिए 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए कंपनी ने भेजा वाइजैक,
मदुरई, केरला, असम, नागालैंड, ऐसे होता है। ये वो 16% लोग हैं। देखिए जनरली आप ये कह सकते हो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इस पॉइंट से, पीएलएफएस के डेटा से, पीएलएफएस के डेटा से, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020 टू 2021 कि फॉर्मल तरीके से ज्यादातर हिंदुस्तानियों की ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होती है। देयर इज अ ह्यूज गैप इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिटवीन, मैंने शुरू में ये वाली बात आपसे कर दी थी, किताबी ज्ञान, डिग्रियां, मेडल बहुत हैं हमारे देश में। देयर इज अ ह्यूज गैप इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिटवीन एकेडमिक नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर्ड बाय द यूथ थ्रू ट्रेडिशनल एजुकेशन। मैंने यूथ की बात करी थी आपसे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। अब ट्रेडिशनल एजुकेशन का मतलब क्या है यहां पर? क्या ट्रेडिशनल मतलब ये किसी परंपरागत क्या पुरानी एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है? ये नहीं, यहां पर बेसिकली ये बोला जाता है पर्सन के अंदर ना किताबी नॉलेज होना बेकार है अगर उसके अंदर एक चीज नहीं है। साइकोलॉजी बोलती है पर्सन के अंदर एक चीज भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, स्ट्रीट स्मार्टनेस। स्ट्रीट स्मार्टनेस हर सिचुएशन, हर सिनेरियो में एटलीस्ट आपको आटे दाल का भाव मालूम होना चाहिए। अब ये ट्रेडिशनल एजुकेशन का मतलब इकोनॉमिक्स के दायरे के अंदर होता क्या है, या फिर यहां पर किस सेंस में लिखा गया है? आप एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, बहुत आपका नाम है, ठीक है, सब कुछ है, आपको कोर्ट में पिटीशन डालना नहीं आती, आपको एफआईआर फाइल करना नहीं आती, आपको आधार कार्ड कैसे बनवाना है, किसके पास जाना, आपको यह नहीं आता। फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी नुक एंड क्रुक, हुक एंड क्रुक इन योर लाइफ, यू आर लुकिंग फॉर यूट्यूब वीडियोस। आपको सिखाया ही नहीं किसी ने कि रियलिस्टिक जो डेली लाइफ की, जो रोजमर्रा के जीवन की जो चीजें होती हैं वो कैसे वर्कआउट करती है। आपको पता है कि अगर आप एक बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो तो वो एक्सपायर हो जाता है, आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है जब आप मिडिल ईयर्स में होगे, वैलिडिटी होती है उसकी अगेन। ड्राइविंग लाइसेंस फी भी होती है जो कि गवर्नमेंट फी होती है, और सरकार जो भी फी एंड फाइन कलेक्ट करती है उसकी तिजोरी में जाता है वाला पैसा, सरकारी पैसा होता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का, राइट? ये अगर आटे दाल का भाव या फिर ये रियलिस्टिक चीजें नहीं पता है, इसको बोला जा रहा है यहां पर कि पर्सन के अंदर ट्रेडिशनल एजुकेशन की सॉरी कमी है। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, दे आर द बेस्ट मीन्स टू ब्रिज दिस गैप। रोजगार पर्सन के पास हो वो तो चलो ठीक है, रोजगार तो कैसे भी करके आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो, एंड मोबिलाइजिंग द यूथ एनर्जी टू बोल्स्टर सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। युवा की एनर्जी को बेसिकली यूटिलाइज करना ताकि सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हम सुनिश्चित कर सकें। इसलिए मैंने जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ साथ में ले रहा है ना, इसलिए मैंने आपको बताया था सोशल ग्रोथ हो ही नहीं सकती ना। अब आ गई ना वही वाली बात, देखो पूरे चैप्टर के अंदर से सोशल डेवलपमेंट की बात ही नहीं करी, लेकिन मैं आपको क्यों यहां पर बता रहा था और इसको हाईलाइट पहले से ही कर रखा मैंने। सोशल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ आईक्यू होने से आप सिर्फ अपना फायदा देखोगे, अपना फायदा देखने से कभी देश आगे नहीं बढ़ता और आप भी नहीं आगे बढ़ सकते, आप भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर लोगों को कितनी भी सैलरी देने का वादा कर दो ना, लेकिन आपकी आदत अगर वो है कि लोगों का शोषण करना, इन टर्म्स ऑफ कि ज्यादा काम करवाना, उनसे बदतमीजी से बात करना, तो इंसान ना भीख मांग के खा लेगा, लेकिन वो आपके हाथ की रोटी नहीं खाएगा, आपके पैसों की रोटी नहीं खाएगा फिर वो इंसान। सोशल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो काम एक प्यारी प्यारी बोली या प्यारी जबान से हो सकता है, रिश्ते बनाने से हो सकता है, वो कभी भी दूसरों की तौहीन और दूसरों की बेइज्जती करने से नहीं हो सकता। ये वाली चीज ह्यूमन पॉपुलेशन को समझाना,
यूथ को समझाना, एडोलेसेंट्स को समझाना, ये भी आजकल डिबेट एंड डिस्कशन में शामिल होने लगा है फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टार्टिंग ईयर्स में। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। बेसिक इंट्रोडक्शन काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस करा। यही आपकी चैप्टर की इसका बेस है, इसका क्रक्स है। आगे जाकर हम और बातें करेंगे इस चैप्टर के बारे में। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।